Hi everyone, welcome you all. In last lecture, we will discuss what is meant by complex variable, what is meant by function of the complex variable, the differentiability, limit, continuity, and analyticity of the function f of z. Also, we learn how to show that the function is harmonic and the harmonic conjugate of the function if the function is analytic. So in today's lecture, we deals with the method of finding the analytic function or finding the conjugate function. In this topic, we have to construct the function f of z, which is analytic, by knowing a one conjugate function, and by use of these we have to find the another function. इसमें क्या होगा, एक्चुअली आपको एक गिवन फंक्शन रहेगा एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, क्या थी, यू प्लस आई वी. ओके, तो एफ ऑफ जेड गिवन है, एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन. तो हमने कल भी देखा था कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ये u और v ये दोनों क्या रहेंगे, एक तो ये हार्मोनिक रहेंगे, और दूसरी कंडीशन ये है कि इसको हम बोलेंगे द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, और ये कॉची रेमन इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि एनालिटिक है. ठीक है, तो फिर हमको ये फंक्शन फाइंड करना है, और आपको गिवन क्या रहेगा, एक तो आपको u गिवन रहेगा, मतलब रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन, तो इसका यूज करके आपको इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, और बाद में दोनों को ऐड करना है, वी गेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड. और दूसरे केसेस में आपको इमेजिनरी पार्ट गिवन हो सकता है, उसका यूज करके आपको रियल पार्ट फाइंड करना है, और दोनों को ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, एनालिटिक फंक्शन. तो अभी पहले हम यहाँ पे मेथड देखेंगे कि इफ अगर u गिवन है तो v कैसे फाइंड करना है, और v गिवन है तो u कैसे फाइंड करना है, और इसी based on this method we can discuss some example to construct the analytic function. So सबसे पहले हमारी केस वन, मेथड वन, when u is known. ठीक है, तो ऑब्वियस है u नोन है तो v जो रहेगा, v क्या रहेगा हमारा, अननोन. मतलब हमारी मेथड क्या रहेंगी, हमारी मेथड रहेंगी हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ v. तो उसका स्टेप जो है, हमें पहले गिवन क्या है, तो हमें गिवन है एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, u गिवन है, और हमको v फाइंड करना है जो u का क्या है, कॉन्जुगेट. ओके, सो अभी ये जो डेफिनेशन है ये है चेन रूल, क्योंकि मुझे v फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे dv की वैल्यू निकाल सकता हूँ. अभी dv मतलब क्या होता है, dv मतलब डेरिवेटिव ऑफ v. ओके, लेकिन v जो है, v है x और y का फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स वाई. तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो v के डेरिवेटिव आएंगे वो पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे, डेल v बाय डेल एक्स एंड डेल v बाय डेल वाई. लेकिन यहाँ पे तो मुझे कंप्लीट वैल्यू निकालना है, तो बाय चेन रूल इसको हम लिख सकते डेल v बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल v बाय डेल वाई इंटू डी वाई. एक चेन रूल से हमने यहाँ पे लिख लिया कि dv की वैल्यू क्या रहेंगे, डेल v बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल v बाय डेल वाई इंटू डी वाई. अबे एक्चुअली मुझे इसको इंटीग्रेट अगर मैं करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ dv मिल जाएगा v, मतलब मुझे v जो फाइंड करना है वो मिल जाएगा. लेकिन एक्चुअली अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो मुझे ये जो वैल्यूज है डेल v बाय डेल एक्स और डेल v बाय डेल वाई ये मुझे मालूम चाहिए, लेकिन एक्चुअली मुझे v मालूम नहीं है, तो इसके डेरिवेटिव भी मुझे मालूम नहीं है. तो इसके डेरिवेटिव निकालने के लिए हम u का यूज करेंगे, क्योंकि हमें गिवन क्या है, एनालिटिक फंक्शन है. तो अगर एनालिटिक फंक्शन होता है एफ ऑफ जेड तो आपको मालूम है कि वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. और सीआर इक्वेशन क्या होती है, सीआर इक्वेशन इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन u एंड v. तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम अभी सीआर इक्वेशन यूज करेंगे. तो सीआर इक्वेशन के दो टाइप है, एक है कार्टेशियन, एक है पोलर. तो कार्टेशियन मतलब अगर एक्स वाई में प्रॉब्लम है तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन यूज करने हैं, और आर और थीटा में अगर एग्जांपल है तो आपको पोलर इक्वेशन यूज करने हैं. तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो हमारा एक्स वाई में हम कंसिडर कर रहे हैं तो हम कार्टेशियन इक्वेशन ही यूज करेंगे, एक्स और वाई हमने यहाँ पे कंसिडर कर दिया. तो सीआर इक्वेशन है हमारे पास
डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू होता है डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इज गिवन बाय माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। तो एक्चुअली यहाँ पे जो v मुझे अननोन है लेकिन मुझे u तो पता है, तो मैं v के डेरिवेटिव जो है इसको u के डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो डेल v बाय डेल एक्स, सो डेल v बाय डेल एक्स की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी माइनस डेल यू बाय डेल वाई। तो डेल v बाय डेल एक्स इज रिप्लेस बाय माइनस डेल यू बाय डेल वाई dx और डेल v बाय डेल वाई इज गिवन बाय डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स। तो अभी इस जो टर्म है इसको हम कंसीडर करते हैं m और इसको कंसीडर करते हैं n। ओके, तो ये एक्चुअली ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा ना आपका, ये हमेशा आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये हमने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया था कि डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू, अगर डेल एन बाय डेल एक्स है तो उस इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं हम, एग्जैक्ट। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल एम बाय डेल वाई तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसको n को अगर x से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर। दोनों एक साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव इस टाइप का। और इसकी वैल्यू क्या चाहिए आपको, इक्वल चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल चाहिए, मतलब इसका एडिशन कितना चाहिए, 0। और क्योंकि एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है इसीलिए ये हार्मोनिक भी होगा, और हार्मोनिक है मतलब ये लाप्लास इक्वेशन सैटिस्फाई कर जाएगा, मतलब ये ट्रू हो गया। तो ये क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रूव कैसे करना है ये जब वैसे किया है, हार्मोनिक बताकर इसको प्रूफ कर सकते हैं हम, लेकिन प्रूफ का कोई काम नहीं है। आप इतना ध्यान में रखिए कि ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या रहेगा, एग्जैक्ट रहेगा। और एग्जैक्ट का सॉल्यूशन निकालने का एक फार्मूला है जो यहाँ पे स्टेप 3 में है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी कितना हो जाएगा v, और इसका इंटीग्रेशन क्या लेना है आपको, m dx, ठीक है। और m में क्या होगा, यहाँ पे इस इंटीग्रेशन पे जो y रहेगा वो हमेशा आपको कांस्टेंट यूज करना है, कांस्टेंट। और यहाँ पे जो है एन वाई मतलब यहाँ पे होता है इस टाइप का एन वाई, मतलब टर्म ऑफ एन विच कंटेन वाई ओनली, मतलब डू नॉट कंटेन एक्स। यहाँ पे जो टर्म है ना यहाँ पे एन वाई कर दो। एन वाई का मतलब क्या होता है कि एन में से ऐसे ही टर्म आपको कंसिडर करना है जिसमें सिर्फ वाई है, ओनली वाई, मतलब एक्स नहीं है, डू नॉट कंटेन एक्स। और अगर कोई ऐसी टर्म नहीं है तो यहाँ पे हम 0 यूज करेंगे। और बाद में इसको इंटीग्रेशन करने के बाद आपको v मिल जाएगा, और हमारा जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो u आपको ऑलरेडी पता है, v हमने अभी फाइंड कर दिया है। दोनों वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो आपको जो एनालिटिक फंक्शन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गई एक मेथड जहां पे आपको u पता था, v फाइंड करना था, और दोनों का यूज करके हम क्या करते थे, फिर एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते थे। सिमिलरली सेकंड केस थोड़े चेंजेस है, लेकिन आपने जो अभी किया है वही हमको यूज करना है। अभी यहाँ पे केस थोड़ी रिवर्स हो जाएगी। आपको v पता है, मतलब इमेजिनरी पार्ट मुझे मालूम है, और u मुझे अननोन है, तो u फाइंड करना है। तो अगेन स्टेप 1 तो वैसे रहेगा, f of z equal to u plus iv is analytic function, v is given and to find the u। तो अगर मुझे u फाइंड करना है तो मुझे अभी du की वैल्यू निकालना है, और क्योंकि u भी x और y का फंक्शन है तो इसके भी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो गए। तो बाय चेन रूल इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल u बाय डेल x इंटू dx प्लस डेल u बाय डेल y इंटू dy। जैसे यहाँ पर लिखा था वैसे हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे ये दो वैल्यू चाहिए, लेकिन u का फंक्शन तो मुझे पता ही नहीं है, तो इसके डेरिवेटिव भी मुझे मालूम नहीं होंगे इसीलिए। लेकिन फंक्शन तो एनालिटिक है तो CR इक्वेशन में अगेन यूज कर सकता हूँ। तो अगेन बाय यूजिंग CR इक्वेशन वी गेट डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू डेल v बाय डेल y एंड डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल x। अभी u पता नहीं है लेकिन मुझे v पता है, तो इसको जो u के डेरिवेटिव है इसको हम v के डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो डेल u बाय डेल x की वैल्यू कितनी है, डेल v बाय डेल y। सो पहले डेल u बाय डेल x की जगह पे क्या रखा हमने, डेल v बाय डेल y, और दूसरी डेल u बाय डेल y। सो डेल u बाय डेल y की वैल्यू क्या है, माइनस डेल v बाय डेल x, तो ये माइनस हो जाएगा। अगेन इसको बोलेंगे हम m, और ये माइनस जो ये माइनस रहने दो, ठीक है, माइनस, और इसको बोलेंगे हम n। अगेन क्या होगा, ये भी एग्जैक्ट होगा बाय यूजिंग दिस, मतलब ऐसे जो प्रूव करा था हमने हार्मोनिक होगा वैसे ये भी एग्जैक्ट होगा। और इसका भी इंटीग्रेशन क्या लेंगे हम, m dx माइनस टर्म ऑफ n विच कंटेनिंग y, मतलब ऐसा लेना है आपको ny, टर्म ऑफ n विच कंटेन ओनली y, मतलब x नहीं चाहिए, डू नॉट कंटेन x। और इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको u मिल जाएगा।
u आपको मिल गया, v आपको ऑलरेडी पता है, दोनों का अगर f ऑफ z में आप कंबाइन कर देंगे तो आपको f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत ही इजीएस्ट मेथड है सॉल्व करने के लिए कि अगर आपको u पता है तो आप v निकाल सकते हैं, v पता है तो आप u निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो u और v ये दोनों क्या रहेंगे, ये हार्मोनिक रहेंगे, और इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, और कॉन्जुगेट सॉरी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, क्योंकि ये हार्मोनिक फंक्शन है तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो इसीलिए u अगर पता है तो आपको v फाइंड कर सकते हैं, और v पता है तो आप u फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों केसेस का यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे आपको कि जहाँ पे u गिवन होगा, ठीक है, तो ये मेथड हम यूज करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे कि जहाँ पे v गिवन होगा तो आपको ये मेथड, दोनों मेथड में कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे v निकालना है तो dv आ गया, यहाँ पर u निकालना है तो du आ गया, और इसके बाद CR इक्वेशन, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन, एंड वी गेट द फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम गिवन है। प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे आपको W की वैल्यू गिवन है, W इज इक्वल टू दिया है फाई प्लस आई साई, ठीक है, और ये जो है ये एनालिटिक फंक्शन है, ये जो है ये एनालिटिक फंक्शन है, और बाद में हमको कॉम्प्लेक्स मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है साई, इसकी वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और हमको क्या करना है, हमको एनालिटिक फंक्शन W को कंस्ट्रक्ट करना है। अभी W को जब कंस्ट्रक्ट करना है मुझे, तो W को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे फाई और साई दोनों वैल्यू चाहिए। तो उसमें से मुझे साई मालूम है लेकिन मुझे फाई मालूम नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाई निकालना पड़ेगा। मतलब केस 2 का जो हमने देखा था अभी कि इमेजिनरी पार्ट मतलब v मुझे पता है और u फाइंड करना है, यहाँ पे u और v की जगह पे फाई और साई निकाला है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक एक स्टेप हमको सॉल्व करना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट, वैसे सॉल्यूशन यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे। सो गिवन दैट, सो गिवन क्या है, w इज इक्वल टू फाई प्लस आई साई विद एनालिटिक फंक्शन, एंड साई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर उन्होंने बाद में किया है लेकिन हम ये पहले भी कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये जो फंक्शन है साई, ये एक्स और वाई का फंक्शन है, तो यहाँ पे इसके दो डेरिवेटिव निकलेंगे, एक एक्स से निकलेगा और वाई से निकलेगा। तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शियली, ठीक है, क्योंकि इसका यूज तो है ही बाद में। सो पहला एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, सो डेल फाई बाय डेल एक्स इक्वल टू, पार्शियल लेना है तो एक्स से करेंगे तो वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा ट्वाइस एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 0 प्लस, अभी यहाँ पे जो टर्म है ना, यहाँ पर एक्स ऊपर भी है और एक्स नीचे भी है, तो अगर यहाँ पे ऊपर और नीचे है तो यहाँ पे हमारा u बाय v मतलब क्वोशिएंट रूल यूज होगा। सो क्वोशिएंट रूल यहाँ पे यूज करना है। तो व्हाट इज अ क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज होती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर की टर्म का डेरिवेटिव तो एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1 माइनस ऊपर की टर्म एज इट इज, और नीचे की टर्म का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ट्वाइस एक्स अपॉन जो डिनोमिनेटर की टर्म होती है उसका आता है स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस एक्स प्लस, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर यहाँ पे और ये माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे की जो टर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये होगी हमारी डेल फाई बाय डेल एक्स की वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे डेल फाई बाय डेल एक्स निकाला है, डेल फाई बाय डेल एक्स यहाँ पे निकाला है डेल फाई डेल एक्स की वैल्यू, डेल फाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे एग्जाम्पल में बुक में डायरेक्ट लास्ट में लिखा है, हमने पहले लिखा है, तो आप अपने मन से कहीं पर भी निकाल सकते हैं। तो ये पहली वैल्यू हो गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, y से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, सो डेल साई बाय डेल y इज इक्वल टू, अभी y से डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्या रहेगा कांस्टेंट, तो पहले टर्म का डेरिवेटिव हो गया 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया माइनस 2y प्लस ऊपर की जो टर्म है वो कांस्टेंट है x,
सिर्फ डेरिवेटिव आएगा नीचे की टर्म का, और आपको मालूम है कि 1/x का डेरिवेटिव क्या रहता है, -1/x²। सो -1/x² प्लस y² का स्क्वायर आएगा, और x² प्लस y² का डेरिवेटिव अगेन कितना आएगा, ट्वाइस y। तो इसको अगर कंबाइन करेंगे हम तो यहाँ पे -2y, ये पहली टर्म होगी -2y, और प्लस माइनस माइनस 2xy अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर, 2xy अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर, ये यहाँ पे सेकंड टर्म है। तो दोनों डेरिवेटिव हमको मिल गए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, गिवन दैट द फंक्शन इज एनालिटिक, तो फाई की वैल्यू होगी आपके पास, कोई भी फाई और साई गिवन होगा तो यहाँ पे साई की वैल्यू है, फिर उसके पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो हमने यहाँ पे 2 पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दिए। अभी क्योंकि हमें फाई निकालना है तो हमें डी फाई का वैल्यू निकालना है, तो डी फाई का आंसर निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम, हमारे पास जो वैल्यूज मालूम है हमको, कौन सी वैल्यू, सीआर इक्वेशन, क्योंकि फंक्शन क्या है, एनालिटिक, तो सीआर इक्वेशन का यूज करके हम वो वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ये पहले पार्ट में क्या किया हमने, 2 डेरिवेटिव निकाले। दूसरे पार्ट में क्या है, सिंस क्या गिवन है हमें गिवन है कि W इज एन एनालिटिक फंक्शन, W इज एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। तो इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर W satisfies the CR इक्वेशन। CR इक्वेशन मतलब क्या, कॉची रीमन इक्वेशन, क्योंकि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, और फंक्शन अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो वो एनालिटिक होगा। तो CR इक्वेशन क्या है, सो डेल U, तो डेल U के जगह पे क्या है, फाई, सो डेल U बाय डेल x इज इक्वल टू डेल फी बाय डेल y, एंड डेल U बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल फी बाय डेल x, ठीक है। ये सीआर इक्वेशन है। तो U मतलब रियल पार्ट होता है, तो हमारा रियल पार्ट है फाई, और इमेजिनरी पार्ट है साई, तो उसके हिसाब से U के जगह पे मैंने फाई यूज किया और V के जगह पे साई यूज किया। नाउ क्या फाइंड करना है हमको फाइंड करना है फाई, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डी फाई इज इक्वल टू, अभी फाई क्योंकि एक्स और वाई का फंक्शन है, तो बाय चेन रूल इसको हम लिखेंगे डेल फाई बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई इंटू डी वाई बाय चेन रूल, विच इज इक्वल टू, अभी हमको फाई फाइंड ही करना है, तो फाई के डेरिवेटिव हमको पता ही नहीं है, लेकिन हमें साई के डेरिवेटिव पता है, तो इसीलिए ये जो डेरिवेटिव है फाई के, इसको हम साई में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग सीआर इक्वेशन। तो इसको दे दिया, सपोज जो इक्वेशन कुछ भी दे दिया, ठीक है, उसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, पहले जो डेरिवेटिव मिले उसको 1 2 और इसको 3 दे दिया। तो आप अपने हिसाब से कोई भी पार्ट पहले कर सकते हैं। तो इसका यूज करके मैं डेल फाई बाय डेल एक्स की वैल्यू निकालूंगा, जो मिल गई मुझे डेल साई बाय डेल वाई प्लस डेल फाई बाय डेल वाई, डेल फाई बाय डेल वाई इज इक्वल टू क्या है, माइनस डेल साई बाय डेल एक्स, तो प्लस माइनस इज माइनस डेल साई बाय डेल एक्स, और यहाँ पे आएगा dx और यहाँ पे आएगा dy, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे हम अभी वैल्यू पुट करेंगे, सो डेल साई बाय डेल वाई, तो डेल साई बाय डेल वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे हम -2y माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर dx, ये हो गया माइनस, अभी डेल साई बाय डेल एक्स की वैल्यू कौन सी थी, ये थी 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। अभी ये इक्वेशन कौन सा रहता, ये है डी फाई की वैल्यू, सो विच इज कौन सा इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हो गया एग्जैक्ट, तो ये इक्वेशन अभी एग्जैक्ट है, तो इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एग्जैक्ट का फार्मूला हमको पता है, तो हम यहाँ पे अभी एग्जैक्ट का फार्मूला यूज करेंगे। सो एग्जैक्ट का फार्मूला क्या रहता है, यम डी एक्स, एम मतलब पहली टर्म, यम डी एक्स, तो ये एम हो गया और ये हो गया एन, तो एन डी वाई, तो हम यूज करेंगे फिर। सो द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन इज, तो इधर का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो गया डेल फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, टर्म कौन सी रहती है यहाँ पे, फॉर्म यम डी एक्स, और यम में जो y मिलेगा आपको वो हमेशा आप क्या रहेंगे, कांस्टेंट, प्लस
टर्म ऑफ n विच कंटेन ओनली y dy और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना था c। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई आएगा फाई इंटीग्रेशन यम। तो पहली टर्म हो गई हमारी यम। तो इस टर्म का हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो यहाँ पे ये टर्म मैं पुट करता हूँ -2y -2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो माइनस टर्म ऑफ n विच कंटेन ओनली y। तो n में से आपको ऐसे ही टर्म लेना है जिसमें से y प्रेजेंट है, सिर्फ y नहीं, सिर्फ y मतलब x नहीं है। तो अगर आप पहली टर्म देखते हैं ये टर्म, तो यहाँ पर x प्रेजेंट है तो ये टर्म नहीं आएगी, और ये दूसरी टर्म है तो इसमें भी x प्रेजेंट है तो ये भी नहीं आएगी। तो ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो ऐसी कोई टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 0 इंटू डी वाई प्लस सी। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमको, इसको इंटीग्रेट करना है। तो फाई इज इक्वल टू, तो ये इंटीग्रेशन पे जो है ये y हमको कांस्टेंट यूज करना है। तो ये पहली टर्म है, तो पहली टर्म हो गई कांस्टेंट -2y, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे होता है dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा x माइनस। अभी दूसरे टर्म में 2 कांस्टेंट है और y कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लिया हमने। तो अब ऊपर टर्म रही x, नीचे है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे dx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म है अभी, ये पहली टर्म तो -2xy मिल गई। दूसरे टर्म में क्या होगा, अभी ये नीचे की टर्म है और ऊपर की टर्म है, तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल मेथड यूज करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज करता हूँ मैं पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यूज करता हूँ मैं टी। अभी यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, ट्वाइस एक्स। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, क्योंकि इस इंटीग्रेशन के लिए कितना है, y कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dy। तो ये अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स इंटू डी एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और टी का डेरिवेटिव डी टी। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो पहली टर्म हो जाएगी -2xy एज इट इज, यहाँ पे -y एज इट इज, और यहाँ पे 2 मैंने अंदर ही रखा, तो ट्वाइस एक्स डी एक्स की जगह पे क्या है, डी टी, और ये नीचे की टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह पे टी, तो ये टी का स्क्वायर बन गया प्लस सी। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू -2xy माइनस वाई। अभी 1/t² मतलब t⁻² बन गया, और t⁻² का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, t⁻1/(1) प्लस कॉन्स्टेंट इज c। तो ये मिल गए हमको -2xy माइनस माइनस प्लस y, और t⁻1 मतलब 1/t, और t कितना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1/t x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस c। तो ये होगी हमारी फाई की वैल्यू। तो फाई इज इक्वल टू -2xy प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। तो दोनों वैल्यू हमको मिल गई। तो दोनों वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ ऐड कर देंगे। तो ये दोनों को ऐड कर दो और हमको w की वैल्यू भी मिल जाएंगी। सो देयरफॉर w इज इक्वल टू क्या है, फाई प्लस आई साई, विच इज इक्वल टू, फाई की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू, ये कितने मिले हमको, -2xy प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो गया हमारा w। तो यहाँ पे हमारे ये फाइनल आंसर मिल गया, w इज इक्वल टू। और यहाँ पे हमको w तो निकालना था, क्योंकि आपको बोला था ये w इज इक्वल टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड psi is given, then determine the value of phi। तो phi तक ही निकालना था, ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। तो phi की वैल्यू हमने जो निकाला था -2xy प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मेथड एक ही है कि जो फंक्शन होगा उसके पहले डेरिवेटिव निकाल लो, बाद में जो फाइंड करना है उसका डेरिवेटिव निकाल लो, और बाद में उसको चेन रूल यूज करके, CR इक्वेशन यूज करके उसको रिप्लेस कर दो जो नॉन फंक्शन है उसमें। फिर आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन,
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, आपको वो फंक्शन पता हो जाएगा। और अगर आपको जो एनालिटिक फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालना है तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कार्टेशियन का हो गया। एक और प्रॉब्लम ले लेंगे, ये पोलर का है। तो सीआर इक्वेशन में क्या है, मैंने आपको दो इक्वेशन बताए थे कि डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ये हो गए सीआर इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन मतलब एक्स और वाई, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लेकिन सीआर अगर फंक्शन पोलर है तो पोलर इक्वेशन भी आपको पता चाहिए कि सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेंगी, आर और थीटा के फॉर्म में रहेगी, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट कौन से रहते हैं, आर और थीटा। तो इसके लिए सीआर इक्वेशन जो है पहली वैल्यू मतलब डेल यू और उसको डेल आर से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू रहती 1/r डेल वी बाय डेल थीटा और बाद में डेल यू बाय डेल थीटा अगर रखेंगे तो ये होगा -r इंटू डेल वी बाय डेल आर। तो ये दो इक्वेशन है पोलर फॉर्म में। तो आपको ये दो इक्वेशन भी याद रखने हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म का अगर प्रॉब्लम होगा तो आप इसी मेथड से इसको हमको सॉल्व करना है। तो जैसे कि यहाँ पे पोलर फॉर्म का प्रॉब्लम है तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हमें एफ ऑफ जेड गिवन है जिसकी वैल्यू है u प्लस आई वी। तो यहाँ पे पता होगा आपको कि u r और थीटा और v और r और थीटा का फंक्शन है, तो ये पोलर फॉर्म ही हो गए। और आपको रियल पार्ट पता है u और आपको एफ ऑफ जेड कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब मुझे v निकालना है, इसमें पुट करना है और मुझे एफ ऑफ जेड मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एफ ऑफ जेड इक्वल टू u प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन। पता है एनालिटिक है मतलब वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो सीआर इक्वेशन लिख ली हमने पोलर फॉर्म के, del u by del r is equal to 1/r del v by del theta and del u by del theta is equal to -r into del v by del r। ठीक है, बाद में अभी उन्होंने डेरिवेटिव निकाले तो वैसे भी निकाल सकते हैं हम। तो हमें u पता है, हमको v कंस्ट्रक्ट करना है पहले। तो v की वैल्यू के लिए हम क्या यूज करेंगे, dv बराबर है। अभी dv, तो dv के चेन रूल क्या होगा, dv बाय डेल आर इंटू डी आर, क्योंकि पोलर है। ओरिजिनल अगर कार्टेशियन है तो हम एक्स वाई यूज करेंगे, पोलर है तो हम आर थीटा यूज करेंगे। तो आर आ गया और बाद में थीटा बचा तो डेल वी बाय डेल थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ पे यूज किया हमने। अभी क्योंकि हमको v पता नहीं है तो हमको इसके डेरिवेटिव भी मालूम नहीं है, तो सीआर इक्वेशन का यूज करके हम इसको u में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले डेल वी बाय डेल आर, सो डेल वी बाय डेल आर की वैल्यू जो है ये इधर चला जाएगा, तो -1/r डेल यू बाय डेल थीटा, -1/r डेल यू बाय डेल थीटा dr एज इट इज। और दूसरी डेल वी बाय डेल थीटा, सो डेल वी बाय डेल थीटा जो है वो होगा r इंटू डेल यू बाय डेल आर, r इंटू डेल यू बाय डेल आर डेल थीटा। तो ये इक्वेशन हमारा बन गया। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो u की वैल्यूज है उसके डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको पुट करेंगे। तो अभी u की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो है -r³ इंटू साइन 3 थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा पार्शियली, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। सो पहला डेरिवेटिव आएगा डेल यू बाय डेल आर। तो पहले फंक्शन में r है तो r का डेरिवेटिव बन जाएगा 3r² और ये साइन 3 थीटा एज इट इज, और बाद में डेल यू बाय डेल थीटा। सो डेल थीटा के लिए r³ कांस्टेंट हो गया और साइन 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos 3 थीटा, और 3 थीटा का डेरिवेटिव आएगा 3। तो डेल यू बाय डेल आर यहाँ पे दिखा मैंने -3r² साइन 3 थीटा और डेल यू बाय डेल थीटा इज इक्वल टू -3r³ cos 3 थीटा। तो डेरिवेटिव मिल गया। अभी ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 पुट करने के बाद डेल यू बाय डेल थीटा जो है उसको -1/r से मल्टीप्लाई करना है, तो -1/r इंटू डेल यू बाय डेल थीटा। सो डेल यू बाय डेल थीटा इक्वल टू ये है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और r से डिवाइड करना है, मतलब एक r यहाँ से कम हो जाएगा तो आपको मिलेगा ये 3r² इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ गया 3r² इंटू कॉस थीटा dr। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद वो सॉल्व करने के बाद आएगा। और दूसरी वैल्यू जो है उसको r से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पहली वैल्यू, तो ये 3r² का 3r³ होगा, लेकिन बीच में निगेटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये -3r³ साइन 3 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो हम जो ये पहली वैल्यू है इसको बोलेंगे m और इसको बोलेंगे n। तो ये एग्जैक्ट हो गया। तो हमारा जो इंटीग्रेशन लेने के बाद जो v आएगा वो v क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ m। अभी dx नहीं आएगा, वहां पे पहला वेरिएबल था आपका x, बाद में हुआ है तो dx और dy। यहाँ पे हमारा r और थीटा है तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे dr आएगा
और यहाँ पे n जो आएगा वो आएगा डी थीटा, लेकिन यहाँ पे जो रहेगा n y लिखा था मैंने, तो यहाँ पे n थीटा रहेगा क्योंकि थीटा इज अ सेकंड वेरिएबल। तो टर्म ऑफ n विच कंटेन थीटा ओनली, मतलब r नॉट कंटेनिंग r नहीं होना चाहिए। तो m की वैल्यू है 3r² cos थीटा, 3r² cos थीटा। तो यहाँ पे y कांस्टेंट होता था, y मतलब हमारा क्या है, सेकंड वेरिएबल थीटा, तो थीटा हमारा कांस्टेंट हो गया, माइनस यहाँ पे जो टर्म रहेगी उसमें से क्या लेना है आपको, टर्म ऑफ n विच डू नॉट कंटेन r। तो यहाँ में r प्रेजेंट है तो ये आएगा नहीं यहाँ, ठीक है, आएगा नहीं यहाँ पे गलती से लिख दिया उन्होंने बुक में n थीटा, तो ये 0 बन जाएगा, तो ये डायरेक्ट 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और पहली वैल्यू में क्या है, थीटा कांस्टेंट लेना है, तो थीटा कांस्टेंट है तो cos 3 थीटा एज इट इज, cos 3 थीटा एज इट इज, और 3 कांस्टेंट, तो r² का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, r³/3, तो 3 कैंसल, तो आपको मिलेगा r³ cos 3 थीटा प्लस c। तो ये होगी हमारी v की वैल्यू। तो u पता था हमको, v हमको मिल गया। ये केस 1 का प्रॉब्लम है, पहला जो टिका था हमने केस 2 का प्रॉब्लम था कि इमेजिनरी पार्ट आपको पता था तो रियल फाइंड करना था। अभी रियल पता है तो हमको इमेजिनरी फाइंड करना है। तो इमेजिनरी फंक्शन तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमको सिर्फ पूछा नहीं है कि हमको v निकालना है, आपको कंस्ट्रक्ट f ऑफ z करना है। सो f ऑफ z इक्वल टू जो मिलेगा आपको, वैल्यूज है हमारे पास u प्लस आई वी। सो u की वैल्यू आपको पता है, प्रॉब्लम में जो गिवन है वो है -r³ इंटू साइन 3 थीटा प्लस i इंटू v की वैल्यू हमने अभी निकाली है r³ इंटू cos 3 थीटा प्लस c, ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे जो f ऑफ z है ना, इसको पूछने के दो तरीके हैं। एक तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ z, तो इतना भी किया तो भी चलेगा, लेकिन कभी कभी आपको बोल सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ z इन टर्म्स ऑफ z, तो आपको ये z के फॉर्म में निकालना है वैल्यू। तो z के फॉर्म में है तो z का ओरिजिनल फॉर्म क्या रहता, x प्लस आई वाई, और ये पोलर यूज कर रहे हैं हम, तो पोलर फॉर्म क्या रहता, x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r e टू द पावर i थीटा। तो हम z में ट्राई करेंगे कि इसको हम निकाल सकते हैं क्या। तो यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे r³ जो है, r³ sin 3 थीटा और r³ cos 3 थीटा। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा पोलर फॉर्म में जो cos थीटा है वो हमेशा रियल पार्ट होता है और sin थीटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टी कंडीशन है, यहाँ पे sin थीटा जो है ना वो कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट दिख रहा है आपको, और ये इमेजिनरी पार्ट, तो हमको इसको उसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको -1, सो -1 मतलब क्या होता है, ये होता है i², तो यहाँ पे मैं i² से रिप्लेस कर देता हूँ इसको, तो i² r³ sin 3 थीटा प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो i r³ cos 3 थीटा प्लस ic। इससे क्या होगा, इससे मैं एक i कॉमन ले सकता हूँ तो ये रियल बन जाएगा और इमेजिनरी बन जाएगा। तो यहाँ से मैं i कॉमन लेता हूँ, सो i कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा r³ cos 3 थीटा और यहाँ पे एक i बचेगा r³ sin 3 थीटा और प्लस ic, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते i बाद में r³ कॉमन और cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा प्लस ic, so which is equal to i r³। अभी cos थीटा प्लस i sin थीटा कितना होता है, e टू द पावर i थीटा, तो cos 3 थीटा प्लस i sin थीटा क्या होगा, e टू द पावर 3i थीटा प्लस ic, ठीक है। तो इसको और अगर लिखेंगे हम तो इसको मैं लिख सकता हूँ i r e टू द पावर i थीटा का क्यूब, क्योंकि r का भी क्यूब है और e टू द पावर i थीटा का भी क्यूब है प्लस ic, ठीक है। और r e टू द पावर i थीटा मतलब नथिंग बट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो इसको हम लिखेंगे i, तो ये z की वैल्यू होगी तो z³ प्लस ic, तो ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। तो ये इस तरीके से ये जो वैल्यूज है हमने z के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट की है। तो बेटर यही है कि बहुत सारे प्रॉब्लम z में कंस्ट्रक्ट हो ही जाएंगे, तो अगर आप पूरा करेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा, और अगर नहीं भी आता है तो यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी चलेगा, लेकिन कंस्ट्रक्ट द वैल्यू ऑफ f ऑफ z बोला है तो ठीक है, यहाँ तक हम कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने एक कंडीशन डाल दी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ z, कंस्ट्रक्ट f ऑफ z इन टर्म्स ऑफ z, तो आपको यही आंसर निकालना होगा, अदरवाइज आपके 1-2 मार्क्स वहां पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपके पास u पता है तो आप v कंस्ट्रक्ट करके एनालिटिक फंक्शन निकाल सकते हैं,
और आपके पास अगर v पता है तो आप u का निकलकर एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। मतलब इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक देखा था वो इस टाइप का था कि ओरिजिनल जो फंक्शन था वो एनालिटिक था। एनालिटिक है मतलब उसको दो पार्ट रहेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को हमने u बोला है जनरली और रियल इमेजिनरी पार्ट को v बोला है। तो दोनों में से आपको एक पार्ट गिवन होगा। आपको रियल पार्ट मतलब u अगर गिवन होगा तो आपको इमेजिनरी पार्ट v फाइंड करना है और दोनों मिलने के बाद दोनों को ऐड करके f ऑफ z कंस्ट्रक्ट करना है। या अदरवाइज सेकंड में ऐसा है कि आपको इमेजिनरी पार्ट गिवन रहेगा v, तो उसका यूज करके हमको u फाइंड करना है और दोनों को ऐड करके एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस टाइप से आप अगर आपको एक पार्ट पता है तो आप दूसरा पार्ट निकाल कर कोई भी फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक पहली मेथड हमारी। अभी दूसरे मेथड में क्या रहेगा, आपको u भी गिवन नहीं रहेगा और v भी गिवन नहीं रहेगा, तो आपको इसका कॉम्बिनेशन गिवन रहेगा। सपोज मुझे u प्लस v गिवन है या u माइनस v गिवन है, तो इसका यूज करके भी हमको एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।